बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आप, आज का लेक्चर बड़ा डिफरेंट स्टाइल से शुरू होने वाला है। तो आप मेरे हाथ में गिटार देख रहे हैं, बिल्कुल आज हम इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा। बेसिकली चैप्टर नंबर 8 वेव्स का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो इसको मैं प्रैक्टिकल वे में पहले आपको पढ़ाता हूं, फिर इसका फार्मूला हम ड्राइव करने के बाद फिर मैं आपको वीडियो के 5-7 मिनट गुजरने के बाद इसका प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पीछे ये फार्मूले की लॉजिक कैसे लगती है। देखिए, चीजें सिर्फ पढ़ लेना ये काफी नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जहां तक हो सके उसका प्रैक्टिकल भी करवा सकूं, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आप बच्चों को ये दिखाऊंगा। 3 मुख्तलिफ लेंथ के रॉड मेरे पास हैं। जाहिर बात है, अगर लेंथ चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, मतलब आवाज भी चेंज होगी। तो बिल्कुल आज इन दोनों का प्रैक्टिकल मैं आपके सामने परफॉर्म करूंगा। तो पहले हम इसको रीड आउट करते हैं बेटा, फिर इसका फार्मूला ड्राइव करने के बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो 5-7 मिनट थोड़ा सा इंतजार करें। तो जी जरा देखें जी, स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो जरा आर्टिकल का नाम आप बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब स्टेशनरी वेव क्या है बच्चे? स्टेशनरी वेव का दूसरा नाम स्टैंडिंग वेव, और आपको पता है कि ये मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। स्ट्रेच का मतलब होता है खींच के रखना, यानी कि आपने किसी चीज को पुल किया हुआ है। स्ट्रिंग कहते हैं रस्सी को। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये यूज होता है, जिस तरह मैंने आपको गिटार के अंदर दिखाया भी है। अब बुक वाला क्या कहता है जनाब, आप ये देखें, 2 सपोर्ट लें, ये मेरे पास सपोर्ट्स हैं, ठीक है। इनके साथ आप एक रस्सी को हैंग कर दें, यानी कि क्लैंप कर दें। ये शुरू की थ्योरी में आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये 2 सपोर्ट हैं, इनके साथ मैंने स्ट्रिंग को क्लैंप कर दिया। क्लैंप का मतलब बांध दिया, ठीक हो गया। अब जरा आप तवज्जो कीजिएगा, आपने पढ़ा हुआ ना, स्टेशनरी वेव के ऐसे पॉइंट जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है उनको नोड कहते हैं, और स्टेशनरी वेव के ऐसे पॉइंट जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उनको हम एंटी नोड कहते हैं। तो नोड और एंटी नोड का रिलेशन तो आप बच्चों ने पढ़ रखा है, मैं इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ये बता भी चुका हूं। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस स्ट्रिंग को प्लग करेंगे, पकड़कर छोड़ देंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको प्लग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। आप देख रहे हैं, तो ये देखें जी, ये आपकी रस्सी वाइब्रेट करना शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये जरा तवज्जो करें, ठीक है। तो एक आपने लाइन पूरी बनानी है, एक आपने डॉटी लाइन बनानी। डॉटी लाइन बनाने का मतलब यह है कि ये रस्सी एक ही है, ये 2 नहीं है। बात समझ आ रही? ये इस तरह लूप्स के अंदर इसका एक लूप बनेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक लूप कब बनेगा, 2 कब बनेंगे, 3 कब बनेंगे, ठीक है। एक बात आपने जो नोट करनी है, जब आप इसको पकड़कर छोड़ेंगे तो 2 वेव्स पैदा होंगी ना, यानी कि जब आप इसको प्लग करके छोड़ेंगे ना, एक वेव इधर को जाएगी, दूसरी वेव इधर को जाएगी। तो बुक वाला कहता है कि जब आप इसको प्लग करेंगे, द 2 वेव्स जनरेटेड। अब बच्चे पूछे सर 2 वेव कैसे? एक वेव इधर को जाएगी, दूसरी इधर को, यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम। ये जो आपकी दीवार है जिसके साथ आपने इसको बांधा हुआ है, ये डेंसर मीडियम के तौर पर एक्ट करेगी। तो जब कोई वेव रेयर से डेंसर के साथ जाकर रिफ्लेक्ट होती है, आपको पता है मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव वाला, ठीक है। तो जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगी ना, तो ट्रफ क्रस्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह लूप्स बनेंगे इसके, ठीक है। एक बात और याद रखनी है आपने, जो क्लोज एंड होगा ना, जहां पे आपने बांधा हुआ है, वहां पर हमेशा नोड बनेगा, इधर भी नोड बनेगा, ठीक है। यानी कि जहां पर आपने रस्सी को बांधा है वहां पर हमेशा नोड ही बनना है, ठीक है। और ये जो इसका ओपन एंड है, यहां पर क्या बनेगा, एंटी नोड। नोड ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट 0, और एंटी नोड ऐसे पॉइंट है जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ठीक हो गया। अच्छा, जब ये वाइब्रेट करेगी तो मुझे बताएं कौन सी वेव्स पैदा होगी? ट्रांसवर्स वेव। और बेटा आपको पता है ना, ट्रांसफर वेव का फार्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू √F/m। V इज इक्वल टू √F/m। ये याद रखेंगे, ये फार्मूला लगेगा ट्रांसवर्स वेव का। आपको पता है कि इससे पीछे जब हमने पहला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था न्यूटन और लेप्लास वाला, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था फार्मूला V इज इक्वल टू E/ρ। वो वाला फार्मूला लगता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में। ये V इज इक्वल टू √F/m, ये ट्रांसवर्स वेव का ये वाला फार्मूला है। अच्छा, इसमें ना कुछ MCQs आते हैं, आप लोग जरा नोट करेंगे। इस F का मतलब है टेंशन,
एफ इज अ टेंशन। अभी मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता भी हूं, लेकिन बेटा इस एम का मतलब मैस नहीं है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हिडन हकीकत है जो छुपी हुई है, वो क्या है? एम इज अ मैस नहीं, एम इज अ मैस पर यूनिट लेंथ। ये जरा नोट कीजिएगा, एम का मतलब मैस नहीं है, मैस पर यूनिट लेंथ है। यानी कि मैस का यूनिट क्या होता है? मैस का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का मीटर। तो फिर इस एम का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर। और टेंशन का यूनिट तो आपको पता है ना क्या होता है? न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होगा। अब इस एफ का मतलब क्या है? टेंशन, इसका यूनिट न्यूटन। अब ये एमसीक्यू तो आप लोग नोट करते जाएं। एम का मतलब मैस नहीं है, मैस पर यूनिट लेंथ है। तो जब अगर पेपर में ये वाला फार्मूला आए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस एम, तो आपने किलोग्राम नहीं लगाना, आप टिक करेंगे किलोग्राम पर मीटर। अब बच्चे पूछते सर अगर m का मतलब है, देखे ना असल फार्मूला तो ये है। मैं आपको थोड़ा सा राज बताता हूं, v इज इक्वल टू अंडर रूट f ओवर m किसके इक्वल है? मैस पर यूनिट लेंथ के। तो m ओवर l, असल फार्मूला ये है, f ओवर m ओवर l। बच्चे पूछते सर फिर हमारी बुक वाला ये l को क्यों नहीं लिख रहा? बच्चे आपकी बुक वाला इस l को, लेंथ को 1 मीटर लेता है, l ऊपर चला जाएगा। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट f ज़रब l ओवर m। असल हकीकत ये है, और ये आपकी चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे ना, तो 1.4 एग्जाम्पल भी यही है बिल्कुल। तो 1.4 एग्जाम्पल के अंदर यही फार्मूला है। तो f ओवर m फार्मूला ठीक नहीं है। f ज़रब l ओवर m, फोर्स का यूनिट न्यूटन, मैस का किलोग्राम, लेंथ का मीटर। और ये जब आप इसको सोल्व करेंगे अंडर रूट लेने के बाद, तो ये ms-1 के इक्वल आएगा, मीटर पर सेकंड। चैप्टर 1 की 4th एग्जाम्पल भी बिल्कुल यही है। तो ये मैंने आपको 2 चीज़ों के बारे में बताया। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद फिर मैं आपको कैलकुलेशन करवाता हूँ, ज़रा आप इस चीज़ को पहले नोट करें। तो v इज इक्वल टू, अब m का यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब बेटा ज़रा देखें, हेडिंग हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो मैं इधर हेडिंग लगा रहा हूं आपके सामने, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हेडिंग मैंने लगा दी। इधर मैंने दिया आपको इंट्रोडक्शन फार्मूले का, ठीक है। और ये इसको ना ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव भी कहते हैं। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में आप लोग ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट इट्स मिडल पॉइंट। तो ये बात बड़ी जरूरी है। प्लग का मतलब है पकड़कर छोड़ना, यानी कि जब आप इस रस्सी को बिल्कुल मिड पॉइंट से, सेंटर से पकड़ के छोड़ेंगे ना, तो ये एक लूप बनेगा। तो ये डायग्राम है इसकी। तो फर्स्ट मोड का मतलब है एक लूप बनेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब बच्चे जरा तवज्जो करें, एक नोड से दूसरे नोड तक का फासला क्या होता है जरा बताएं। तो लेंथ कितनी होगी इसकी? L इज इक्वल टू λ/2। ये बात आपने याद रखनी है। कैसे आई भला? एक नोड से दूसरे नोड तक का फासला क्या है? λ/2। फर्स्ट मोड है ना, तो λ1 लिख लें। तो λ1 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई। तो λ1 इज इक्वल टू 2L। वेवलेंथ आ गई हमारे पास। तो बच्चे आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो f1 λ1, f1 किसके इक्वल आ जाएगा? v ओवर λ1। λ1 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो f1 इज इक्वल टू v ओवर λ1 की वैल्यू पुट करवाएं जी, ये हमने निकाली है। अच्छा, ये लेंथ λ/2 के इक्वल कैसे है, ये आपको पता चल गया ना। एक नोड से दूसरे नोड तक का फासला λ/2 होता है। अगर आपने पिछला लेक्चर सुना हुआ है तो λ1 की वैल्यू निकाल के इधर पुट करवा देंगे। λ1 की वैल्यू है जी 2L, ठीक है। तो f1 की वैल्यू आ गई v ओवर 2L। अब बच्चे इस v की वैल्यू भी पुट करवा दें, ये देखें लिखी हुई है, f1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2L को आप अलग कर लें, 1 ओवर 2L को अलग कर लें और v की वैल्यू पुट करवाएं। v की वैल्यू क्या है? f ओवर m। तो ये v की वैल्यू f ओवर m। f का मतलब
टेंशन, इसका यूनिट न्यूटन। एम का मतलब मैस, नहीं, मैस नहीं, मैस पर यूनिट लेंथ है। एम का मतलब मैस पर यूनिट लेंथ है, जिसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर। इधर हम लेंथ 1 मीटर ले रहे हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं, फिर अगर आपने लेंथ लेनी है एफ ज़रब एल ओवर एम, तो लेंथ मैं 1 मीटर ले रहा हूं। तो ये आ गया वो फार्मूला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। अब इधर है सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बतानी है। अब प्रैक्टिकल का टाइम आ चुका है, जरा आप लोग तवज्जो करें। पहले मैं आपको 3 चीजों के बारे में लिख दूं। बच्चे, आपके जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी आप गिटार देख लें, पियानो देख लें, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके पीछे ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। देखिए, आप चीज़ों को थोड़ा सा सोचा भी तो करें ना। ये जो फार्मूला आ गया है F1 = 1/2L √F/m, इसका मतलब क्या है भाई? अब इसको हम समझते हैं, इसका मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, 1 तो नंबर है, 2 भी नंबर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ इनवर्स ताल्लुक है। फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ इनवर्स ताल्लुक है। 1 और 2 तो नंबर है, यानी कि अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर किसी चीज की लेंथ कम होगी, किसी वायर की लेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, यानी कि फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। ये बात आप बच्चों को समझ आ गई? किसी भी वायर की लेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब पता क्या है? कि आवाज बारीक होगी। ये इधर मैं लिख देता हूं, आवाज बारीक होगी। ये नोट करें। आपको पता है कि बच्चों की और औरतों की आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, यानी कि द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज मोर श्रिल। बच्चों की और औरतों की आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब है आवाज बारीक होगी। तो लेंथ के साथ इनवर्स ताल्लुक है। एक बात आपने ये वाली ज़हन में रखनी है। दूसरी क्या चीज ज़हन में रखनी है जनाब? फ्रीक्वेंसी का मैस के साथ भी इनवर्स ताल्लुक है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस, यानी कि किसी भी वायर का, मैं अभी गिटार पकड़ के आपको दिखाता भी हूं, मैस कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो आवाज बारीक होगी। तीसरा रिलेशन आपने क्या ज़हन में रखना है? फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ भी इनवर्स रिलेशन है, मैस के साथ भी, लेकिन टेंशन के साथ इसका डायरेक्ट है। फ्रीक्वेंसी का F का मतलब है टेंशन, टेंशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि टेंशन ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा। ठीक है, तो बेटा फ्रीक्वेंसी का लेंथ और मैस के साथ इनवर्स रिलेशन है, टेंशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब है आवाज बारीक होगी। तो ये फार्मूला हमें ये बताता है। तो आइए तीनों चीजों का हम बारी बारी प्रैक्टिकल करते हैं। आप जरा इन चीजों को नोट कर लें। तो जी बेटा, अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ इनवर्स है। जरा देखिए आप इस फार्मूले के साथ, यानी कि अगर लेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, आवाज बारीक होगी। आपने फ्रीक्वेंसी और लेंथ का इनवर्स रिलेशन है, ये जहन में रखना है। ओके, अब जरा आप तवज्जो करें, ये जो आपको गिटार नजर आ रही है ना, अब जरा तवज्जो करें, इसमें लेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है। मैं आपको अब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो जी बेटा, आप जरा तवज्जो करें, लेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अच्छा, आप सोचेंगे कि लेंथ सर हम कैसे कम कर सकते हैं किसी भी गिटार की? कभी आपने गौर किया है, ये जो म्यूजिशियन होते हैं गिटार बजाते हुए अपनी फिंगर को मूव कर रहे होते हैं, ये जो फिंगर की मूवमेंट से लेंथ चेंज होगी। जरा तवज्जो करें, ये देखें, मैं अपना हाथ इधर रखता हूं तो ये लेंथ कम है, तो जरा आवाज चेक करें, लेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा, आवाज बारीक। तो आप देख रहे हैं आपको बारीक आवाज आ रही है। अच्छा, अब मैं लेंथ बढ़ाता हूं, ये देखें, लेंथ मैंने बढ़ा दी, लेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम, आवाज भारी, तो आप देखेंगे आवाज भारी होगी। तो आप देख रहे हैं कि आवाज थोड़ी सी भारी होगी। इसका मतलब हमने लेंथ के चेंज करने से फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। तो आइए अब दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं हम। तो जी बेटा, अब हम दूसरे प्रैक्टिकल की बारी आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में 3 मुख्तलिफ लेंथ के रॉड हैं। तो आप जरा देखें, यानी कि इसकी लेंथ सबसे कम है, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। इसकी लेंथ कम है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। आप देखें ना इस फार्मूले, लेंथ कम
फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, आवाज़ बारीक। जब ये वाला रोड मैं फेंकूंगा तो आवाज़ बारीक होगी, आवाज़ उससे भारी, उससे भारी। तो आइए फिर शुरू करें प्रैक्टिकल। तो जी बेटा देखें, लेंथ कम है ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, आवाज़ बारीक। ज़रा आवाज़ को महसूस करें, ये बारीक आवाज़ होगी। अब आवाज़ उससे भारी, अब ये आवाज़ उससे भारी। तो अब ज़रा तीनों को इकट्ठा महसूस करें। लेंथ बरी यानी कि लेंथ कम, आवाज़, लेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, आवाज़ बारीक। तो देखेंगे आप आवाज़ चेंज होगी। तो जी देखा आपने, लेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो जी बेटा अब आपने देखा कि लेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, इसको हमने स्टडी किया। अब जरा देखें, फ्रीक्वेंसी का मैस के साथ भी इनवर्स रिलेशन है, यानी कि मैस के साथ। मैस कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब आवाज़ बारीक। तो ये जो गिटार के ऊपर आपको वायर नज़र आती हैं, सारी वायर का जो मैस होता है वो एक जैसा नहीं होता। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि सारी वायर का मैस एक जैसा नहीं है। ये नीचे वाली वायर सबसे बारीक है, उससे मोटी, उससे मोटी, ये मैस चेंज होता जाएगा। तो मैस के चेंज होने से आवाज़ चेंज होगी। बस आपने याद रखना है, फ्रीक्वेंसी का मैस के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो ज़रा हम क्लोजअप व्यू लेते हैं इसका। तो जी बेटा आप ज़रा देखें, ये जो वायर आपको सबसे नीचे वाली नज़र आ रही है, इसका मैस कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, आवाज़ बारीक होगी। तो आप गौर करें, ठीक है। अब ज़रा उससे ऊपर वाली देखें, अब मैस सबसे ऊपर वाली देखें, मैस ज़्यादा, मैस ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, आवाज़ भारी। तो आपने देखा कि ये जो गिटार के ऊपर वायर होती हैं, इनका मैस एक जैसा नहीं होता। जैसे जैसे आप ऊपर को जाते जाएंगे, मैस इसका चेंज होता जाएगा। मैस कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, आवाज़ बारीक। जैसे जैसे ऊपर को आते जाएंगे, आवाज़ भारी होती जाएगी। ज़रा सारी वायर को आप देखें ज़रा तवज्जो से। तो आपने देखा कि आवाज़ चेंज हो रही है, आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता भारी हो रही है, ठीक है। आवाज़ भारी होने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो बेटा ये मैस का इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। तो जी अब थर्ड पैरामीटर की बारी आ चुकी है। फ्रीक्वेंसी का लेंथ और मैस के साथ तो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का टेंशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब आप टेंशन को कैसे चेंज करेंगे? ये जो अपना गिटार के ऊपर ये जो उसकी नेक के ऊपर पैग्स बने होते हैं ना बेटा, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, आप इसको टाइट या लूज करके ना इसकी टेंशन को चेंज कर सकते हैं। यानी कि देखें अभी मैंने इसको लूज किया हुआ है, तो आप जरा इस सबसे नीचे वाली वायर की फ्रीक्वेंसी चेक करें। टेंशन कम तो फ्रीक्वेंसी कम, टेंशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। टेंशन कम तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम तो आवाज भारी। तो ये देखें आवाज भारी है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इस पैक को टाइट करता जाऊंगा, जैसे जैसे ये देख रहे हैं आप, मैं इसको टाइट करता जा रहा हूं, तो जैसे जैसे टाइट करता जा रहा हूं आवाज चेंज होगी। ये देखें मैंने और टाइट कर दी है, तो आपने देखा। तो अब देखें जरा, जैसे जैसे मैं इसको टाइट कर रहा हूं इसकी टेंशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। टेंशन बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, आवाज बारीक होगी। तो अब देखें आप, इसकी आवाज बारीक हो गई है, बात समझ आई। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, क्योंकि आपने टेंशन बढ़ा दी है। तो बेटा आपने देखा कि टेंशन को आप चेंज कर सकते हैं। ये पैग्स जो गिटार की नेक के ऊपर पैग्स बने होते हैं, उनको टाइट या लूज करके, इससे भी आवाज चेंज होगी, ठीक है। मैस को आप नहीं चेंज कर सकते, मैस खुद ही चेंज होता है। ये कुछ पतली है, उससे मोटी, उससे मोटी, तो मैस तो अब चेंज होता ही होता है, ठीक है। इसके ऊपर ही है। टेंशन को चेंज करने के लिए इनको रोटेट करना पड़ेगा। और लेंथ को चेंज कैसे कर सकते हैं आप? बाय मूविंग द फिंगर ऑन द गिटार। फिंगर्स को मूव करके ना आप लेंथ को चेंज कर सकते हैं। तो बेटा आई होप कि ये फार्मूला मैं आपको समझाने के काबिल हो चुका हूं, ठीक है। तो जरा आप इन चीजों को आप नोट करें, शाबाश। तो जी बेटा अब हम बैक टू द थ्योरी आते हैं। फर्स्ट मोड के अंदर आपने देखा कि हमने स्ट्रिंग को प्लग किया था सेंटर से। अब हम इसी स्ट्रिंग को प्लग करेंगे 1/4 से, यानी कि इसकी लेंथ के
चौथाई हिस्से से। तो जब आप 1/4 से प्लग करेंगे तो आप जरा बुक पे गौर करेंगे ना, तो जो डायग्राम बनी हुई है ये दोनों इसके एंड है। तो सेकंड मोड है तो दो लूप्स बनेंगे, एक ये और एक ये। तो ये जरा तवज्जो करें, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। तो ये देखें, अब बच्चे जरा तवज्जो करें, इधर भी नोड बनेगा, ये भी नोड, इधर भी नोड और इधर भी नोड, ठीक है। तो 3 जगह पे नोड बनेगा और इधर क्या बनेगा, ये जो ओपन एंड है यहां पर एंटी नोड बनेगा और इधर भी क्या बनेगा जी, एंटी नोड। और आपको पता है जिस तरह हमने पीछे वाला प्रूव किया है, इसकी लेंथ क्या होगी, नोड से नोड तक का फासला क्या कहलाता है, λ/2 प्लस फिर नोड से नोड λ/2। अब सेकंड मोड है ना, तो लैम्डा के साथ 2 लिख देंगे हम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा जी, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, λ2 प्लस λ2 कितना हो जाएगा, 2λ2/2। तो 2 से 2 कैंसल, लेंथ कितनी आ जाएगी जी, λ2। तो आपने देखा जिस तरह हमने इधर लेंथ निकाली थी ना, यानी कि λ1 की वैल्यू क्या आई थी 2l, इसी तरह λ2 की वैल्यू क्या आ गई l। तो उसके बाद हमने फार्मूला लगाया था, सो v = f लैम्डा, f2 λ2, f2 किसके इक्वल आ जाएगा, v/λ2। तो λ2 की ये वैल्यू पुट करवा दे जिसकी वैल्यू है l। तो f2 = v/l, ठीक है। मैंने λ2 की वैल्यू पुट करवा दी है l। अब जरा देखें मैंने क्या करना है, f1 की वैल्यू क्या थी, v/2l। तो मुझे ना इधर f1 बनाना है ताकि f1 और f2 का रिलेशन आ सके। तो इसको f1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 से ज़रब भी देंगे, 2 से तकसीम भी करेंगे। f2 = 2v/2l। आपने गौर किया v/l था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। क्यों बना, क्योंकि ये जो v/2l है ये किसके इक्वल है, इधर देखें आप, v/2l विच इज इक्वल टू f1। तो आप इधर रेफरेंस कोड करेंगे बिकॉज f1 = v/2l। तो बेटा फिर क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी आपके पास, f2 = 2f1। तो यही तो हमने रिलेशन प्रूव करना था कि f2 = 2f1, मतलब कि फ्रीक्वेंसी डबल हो चुकी है। यानी कि जैसे आप इसको, फ्रीक्वेंसी डबल का मतलब है 2 लूप बन रहे हैं। पहले कितने नोड थे, 2 नोड थे, एक एंटी नोड था, ठीक है, फर्स्ट मोड में। सेकंड मोड में 3 नोड हो गए और 2 एंटी नोड हो गए हैं। ये एमसीक्यूज बन सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम स्ट्रिंग को प्लग करेंगे। पहले हमने कहां से प्लग किया था, एट इट्स मिडल, स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट इट्स मिडल पॉइंट। फिर 1/4 से स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट क्वार्टर लेंथ। अब किससे करेंगे, 1/6 से, यानी कि अब मैं हेडिंग क्या दूंगा, थर्ड मोड। तो बेटा इधर मैं हेडिंग लिखूंगा थर्ड मोड और ब्रैकेट में नीचे लिखूंगा स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट 1/6। तो इधर मैं लिखूंगा स्ट्रिंग इज प्लग्ड, पकड़ कर छोड़ना, एट 1/6, यानी कि उसकी लेंथ के छठे हिस्से से पकड़ के आप छोड़ेंगे। तो ये मैं क्या बना देता हूं, 2 स्पोर्ट्स, ठीक है, जिसके साथ आपने रस्सी को बांधा हुआ। पहले 1 लूप बना है, फिर 2, अब 3 लूप बनेंगे। तो 3 लूप बना दें जी, 1 2 और ये आगे 3। तो इधर हम कैसे बनाएंगे, ये डॉटेड में आप शो कर दें। तो आप देख रहे हैं 3 लूप बन गए। थर्ड मोड है ना, इधर भी नोड, ये भी नोड, इधर भी नोड, इधर भी नोड। तो बच्चे आप जरा तवज्जो करें, नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड की तादाद बढ़ती जा रही है। तो जाहिर बात है सेंटर में फिर एंटी नोड बनेंगे। तो जब थर्ड मोड होगा तो 1 2 3 4 नोड बनेंगे और 1 2 3 एंटी नोड बनेंगे। तो इसकी लेंथ फिर हम कैसे लिखेंगे, L = नोड से नोड λ/2, फिर नोड से नोड λ/2, फिर नोड से नोड λ/2। बस आपने ये याद रखना है, नोड से नोड तक का फासला λ/2 है। इधर 2 मरतबा लिखा, इधर 3 मरतबा, तो इधर 3 लिख देंगे क्योंकि थर्ड मोड है। जरा आप इसको नोट करें, शाबाश।
तो जी बेटा आप ज़रा 2 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो L इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया, तो क्या लिखेंगे λ3 प्लस λ3, तो ये कितनी आ जाएगी लेंथ जी 3λ3/2। हमने तो वेव लेंथ निकालनी है, तो λ3 किसके इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2L/3 वेव लेंथ आ गई। बाकी सारा काम वही वाला, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, F3 λ3, तो F3 इज इक्वल टू V/λ3, तो F3 इज इक्वल टू V/λ3 की वैल्यू क्या है जी 2L/3, तो इधर आ जाएगा 2L/3 ऊपर चला जाएगा। तो बच्चे आप देखें जरा, फिर वही बात आ गई कि V/2L किसके इक्वल है F1 के, तो F3 इज इक्वल टू 3F1। तो ये आ गया जी। इससे साबित क्या हुआ, ये हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, इधर जरा देखें। पहले F1 थी फ्रीक्वेंसी, एक सिंगल लूप था, फिर सेकंड मोड के अंदर नंबर ऑफ लूप्स डबल हो गए, फ्रीक्वेंसी भी डबल होगी। थर्ड मोड के अंदर नंबर ऑफ लूप्स 3 हो गए, फ्रीक्वेंसी भी ट्रिपल हो गई है। तो क्यों ना हम इसका जनरल फार्मूला ही लिख देते हैं। तो बच्चे जरा तवज्जो करें, फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा Fn इज इक्वल टू NF1, और वेवलेंथ का जनरल फार्मूला λn इज इक्वल टू 2L/n। तो ये दो जनरल फार्मूले हैं, आपने इनको नोट कर लेना है, NF1 और 2L/n। यानी कि इसका मतलब क्या है, n का मतलब है 1 2 3 4, 1F1 2F1 3F1, यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है और वेवलेंथ के साथ n डिवाइड हो रहा है। मतलब वेवलेंथ कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है, और ये इनके जनरल फार्मूले हैं, MCQs आते हैं। और आखिर में एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि F1 F2 F3 फ्रीक्वेंसी एंड अप टू सो ऑन, बेटा इस सीरीज को हम कहते हैं हार्मोनिक सीरीज। और F1, अब जगह थोड़ी सी कम है, आपने खुद ही नोट कर लेना है। F1 इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। F1 का नाम क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये मैं इधर लिख देता हूं, F1 इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं F1 को। तो F1 तो होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये जो F1 F2 F3 ये जो फ्रीक्वेंसी की सीरीज चल रही है, इसको क्या कहते हैं, हार्मोनिक सीरीज। तो इधर थोड़ी सी जगह है तो मैं इधर लिख देता हूं, F1 F2 F3। F1 का नाम क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये जो F2 से आगे है ना सारे F2 F3 F4, दिस इज कॉल्ड ओवरटोन, इनको ओवरटोन कहते हैं। यानी कि F1 के अलावा जो सारे हैं ना वो ओवरटोन है। और अक्सर MD कैट में वो बच्चों को कहानी डाल देता है, F2 दिस इज द फर्स्ट ओवरटोन। F2 जो है ना, F2 ये फर्स्ट ओवरटोन है, यानी कि F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, F2 F3 ये सारे ओवरटोन है। अगर मैं आपसे पूछूं पहला ओवरटोन कौन सा है, तो वो F2 है। दूसरा ओवरटोन कौन सा है, F3। यानी कि F1 को ओवरटोन नहीं कहना, F1 से आगे सारे ओवरटोन है। पहला ओवरटोन F2 है, दूसरा ओवरटोन F3 है, यानी कि ये पहला ओवरटोन है, इससे आगे शुरू होने। तो ये जो सीरीज है ना F1 F2 F3 एंड अप टू सो ऑन, दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक सीरीज। हार्मोनिक सीरीज, डिस्क्रीट हार्मोनिक सीरीज भी इसको कहते हैं। और ये क्वांटाइजेशन है ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्वांटाइजेशन का मतलब है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। तो ये कुछ बातें थी बेटा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के जनरल फार्मूले। ओवरटोन किसे कहते हैं, पहला ओवरटोन F2 है, बस आपने यही याद रखना है। बाकी ये सारा प्रूव है। इस फार्मूले में फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ इन्वर्स सलूक है, मैस के साथ इन्वर्स है, टेंशन के साथ डायरेक्ट है। मैंने इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाया। बाकी ये सारा प्रूव है। तो ठीक है बेटा, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये इल्म का सफ़र आगे भी चलता रहे। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।